और ब्राह्मणवाद क्या है जिसकी बात लगातार को न्याय मिले कि मानव की कोई जाति होती नहीं। ये लोकतंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है नीतियां, कुनीतियां, राजनीतियां चलती रहती कि इसमें सच्चाई अवश्य सामने आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज वाला रिपोर्टर और मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। आज आपको फिर से याद दिला दूं उस इटावा क्षेत्र की घटना जहां गांव दादरपुर में किस तरीके से कथावाचक के साथ जो घटना घटित हुई, उसके बाद उसमें तमाम तरह के पहलुओं में बदलाव किया गया। कथावाचक का कहना था कि उसके साथ अभद्रता की गई, उसका सिर मुंडवा दिया गया और कहा गया कि मूत्र लाइए, छिड़काव करिए, तब पवित्र होगा। वहीं अगर दूसरे छोर पर बात की जाए तो ब्राह्मण समाज की ओर से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता में साफ कहा गया कि कथावाचक की तरफ से गलत हरकतें की गई थी। कथावाचक ने घर में घुसकर हाथ पकड़ा और कहा कि आप अपने हाथों से मुझे खाना खिलाइए। इसको उस पंडिताइन को, उस ब्राह्मण महिला को, जिसने प्रेस वार्ता में साफ कहा। तो मैंने सोचा कि आपको आज दिखाया जाए कि साधु और संतों का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ बाबा अलखनाथ महाराज मौजूद है। मैं बातचीत करूंगा और आपको असल में दिखाऊंगा कि क्या है, क्या तमाम वो पहलू जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। जी नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपसे बात करना चाह रहा था और एक बार जानना चाह रहा था कि एक बड़ी घटना जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश के इटावा में घटित हुई है, तो ऐसे में क्या है, क्या लगता है आपको कि आप अपने नजरिए से अगर देखते हैं या कोई साधु और संत इसको इस नजरिए से देखता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं कितना रौद्र रूप ले सकती हैं? देखिए, विषय गंभीर निश्चित रूप से है, परंतु भारतीय लोकतंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है नीतियां, कुनीतियां, राजनीतियां चलती रहती। अब ये जो सारा प्रकरण जैसे मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, तो सर्वप्रथम ये कहें कि मीडिया जो है वो जगाने का काम करती है। मीडिया कर्मियों को, छायाकार साथियों को और लेखनी के धनी व्यक्तियों को हार्दिक आभार है कि वो जनमानस तक छोटी सी छोटी किसी भी घटना को इस प्रकार से उजागर करती है कि धरती के छोटे से तल तक जाकर के उसका निराकरण हो और पीड़ित को न्याय मिले, अन्यथा तो उसको न्याय संगत तरीके से उसका निपटारा हो। हमारा जो जातियों के प्रति जो विचार है, हम ये मानते हैं कि मानव की कोई जाति होती नहीं है, उसके कर्म के अनुसार ही जातियों का निराकरण किया गया था, प्रबंधन किया गया था। आधुनिक प्रवेश में जाति का कोई महत्व रह नहीं गया है, क्योंकि कार्य, जो भी कार्य हैं उसमें सब प्रकार के लोग सब प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से ये प्रकरण विदित हो रहा है कि ब्राह्मणों के गांव में तथाकथित ब्राह्मण थे सारे उस गांव में, तो ब्राह्मण, जब इतने सारे ब्राह्मण थे तो बाहर से एक जातिगत ना ब्राह्मण होकर कोई कथावाचक जो इतने विशेष रहे कि उनको बुलाया गया, तो क्या उनकी इतनी विशेषता थी कि उनको कहीं और भी बुलाया जाता था? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्यों बुलाया गया। और हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं कि सिंहासन जो होते हैं वो राजनीतिक परिवेश में आजकल मंत्री पद कह लो, विपक्ष कह लो, सरकार कह लो, पदासीन जो आसन होते हैं जिस पे जो ग्रहण किए हुए होते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से रक्त रंजित होते हैं। और रक्त रंजित आसन जो हैं, क्योंकि सिंहवत सिंहासन कहा गया है, उसको गौ आसन नहीं कहा गया, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की पीड़ाएं भी छुपी होती हैं। ऐसी पीड़ाएं होती है जो उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है पूरी नहीं हो पा रही जी, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों को मरवा देते हैं, या कुछ ऐसे विघटनकारी तमाशे करवा देते हैं
जिससे अस्थिरता हो जाए समाज के अब ऐसे में मैं जानना चाहूंगा, संत और महात्मा या साधु का जो नाम लिया जाता है, उनका क्या कुछ इसमें योगदान रहने वाला है? क्योंकि जाति के महत्व की आपने बात करी, तो यहाँ तो जाति का महत्व बड़ी संख्या में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जो है उनका साफ कहना है कि नीची जाति का था, छोटी जाति का था। इसको किस तरीके से देखते हैं कि और ब्राह्मणवाद क्या है, जिसकी बात लगातार की जा रही है कि ब्राह्मणवाद फैला दिया है, या ब्राह्मण जो है ऊंचे तबके के हैं तो वो अपने गांव में ये कथा नहीं कराएंगे? इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, साधक जो होते हैं वो भगवत स्वरूप की किसी की साधना करते हैं, तो ऐहिक जो भी लोकाचारी है उससे वो परे हो जाते हैं। वो तो ईश्वर में ही सबको देखते हैं, उनके आगे किसी जाति विशेष का कोई महत्व नहीं होता। अद्वैत का भगवान शंकराचार्य द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसमें कहा कि एक ईश्वरवाद है और वो सारा ईश्वर जो है सब प्रत्येक प्राणी के बीच में है। तो वहाँ पर तो इस जातिगत गणनाओं की कोई आवश्यकता रहती नहीं, कोई महत्व रहता नहीं है। इसलिए साधु समाज, जैसा कि हमारी समझ में है, कि इन चीज़ों को कोई अधिक महत्व नहीं दे रहा है, वो ना देता है। रही बात, देखिए ये सारे प्रकरण हैं जो ये किसी न किसी प्रकार की एक अपराध श्रृंखला में आते हैं हमारे भारतीय कानून संहिता के अनुसार। तो जो जांच एजेंसियां हैं जो इसमें तत्परता से लगी हुई हैं, जब तक उसको निष्पक्ष रूप से उसका निचोड़ निकाल के सामने नहीं रखती, तो उसके विषय में आंखें बंद करके कोई भी बात कह देना एक गैर जिम्मेदारी होगी। क्योंकि जब तक जांच एजेंसियों द्वारा ये अच्छी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जाता कि क्या मूल कारण थे, क्या वास्तविक घटना थी और उसको किस प्रकार से उछाला गया और क्यों उछाला गया। सबसे पहले जो मूल प्रश्न है, जो संशयात्मक है, कि तथाकथित जो ब्राह्मण गांव है वो एक यादव व्यक्ति को कथाकार के रूप में स्वीकार करके क्यों बना के लाता है, और यदि लाता भी है तो अगर उसको स्वीकार नहीं करता तो उसके साथ अभद्रता क्यों करता है। वो कथा वैसे भी बंद करवाई जा सकती थी। या इसमें कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई राजनीतिक अंश जो है वो नजर आ रहा है, और ये अस्थिरता पैदा करने का, जो माहौल में अस्थिरता पैदा की जाती है, ये सामान्यतः राजनीतिक व्यक्तियों या राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं ऐसे सारे प्रकरण। उसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं करते हम, ना हम जाति विशेष की बात करते, लेकिन ये विभत्स घटनाएं हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये कोई अच्छी उदाहरण नहीं है और हम इसको स्वीकार नहीं करते। मैं एक बड़ा जरूरी सवाल यहाँ लेना चाहूंगा। राजनीतिक दलों की आपने बात करी, तो क्या अब लग रहा है आपको कि राजनीतिक दलों में भाजपा जो है अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंचा पाई है? क्या इस पर जल्दी करनी चाहिए, कार्रवाई जल्दी करनी चाहिए, लोगों को यह जानकारी देनी चाहिए कि असल में सच्चाई क्या है, या बीजेपी फेल होती नजर आ रही है इसमें? देखिए, क्योंकि योगी जी का मॉडल जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा फेमस मॉडल माना जाता है। योगी जी एक सन्यासी व्यक्तित्व हैं और निष्पक्ष व्यक्तित्व हैं। ऐसा नहीं कि वो गेरुआ धारण किए हुए हैं इसलिए उनके प्रति हम ये बात पोलैरिटी करते हुए या उनके पक्षपात करते हुए उनके लिए कह रहे हैं। वो एक देश के सच्चे सपूत है और सच्चे साधक हैं। क्योंकि योगी जी खुद जाके तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से जो भी मॉडल बने हुए हैं स्टेट के, जिसको बोलते हैं डिफरेंट डिवीजन ऑफ पावर के रूप में, पुलिस की कार्रवाई पुलिस करती है, जुडिशरी की कार्रवाई जुडिशरी करती है और एग्जीक्यूटिव की कार्रवाई एग्जीक्यूटिव करती है। मॉनिटरिंग की बात करें तो हम ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि महाराज आदित्य योगीनाथ जी महाराज ने इसमें कोई कोताही की होगी, ऐसा तो संभव हमें नहीं लगता और ना हम मानने को तैयार हैं। अब नीचे स्तर पर यदि कहीं पर कोई त्रुटि रह गई है या कोई छानबीन में देरी लग रही है या कोई नए तथ्य समय समय पर उजागर हो रहे हैं, तो हमारा मानना है कि वहां पर उसको छुपाया नहीं जाएगा। इसमें भाजपा की बात नहीं है, ना किसी अन्य पार्टी की बात करते हैं हम। जो भी राजनीतिक दल सत्ता पे होता है उसका ये दायित्व होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे और प्रजा में शांति को सुनिश्चित करे।
ये इस समय की जो राजनीतिक सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और उसकी अगुवाई जो है योगी राज आदित्यनाथ जी महाराज के हाथ है। तो हम निश्चित मानते हैं कि इसमें सच्चाई अवश्य सामने आएगी, और सच्चाई ही सामने आनी चाहिए। यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पे दबाव बना दिया जाएगा तो अपनी जान बचाने के लिए वो किसी को भी उठा के आगे कर देंगे बाद में। कुछ एक प्रकरण आप भी जानते हैं, जैसे यहाँ पर गुरुग्राम में क्या हुआ था, एक बच्चा जो है उसका कत्ल हो गया था रेयान इंटरनेशनल में। तो तत्कालिक जो सीपी थे उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर हुआ तो एक किसी ड्राइवर को पकड़ लिया गया, उसके बाद सीबीआई जांच हुई और वो निर्दोष पाया गया। पहले पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया था, दूसरी बार जो सीबीआई उन्होंने भी चाकू बरामद किया। तो हम इस प्रकरण में दोबारा ना जाकर के ये कहेंगे कि यदि अन्यत्र राजनीतिक और मान लीजिए जर्नलिस्ट का और जनता का सबका बहुत ज्यादा दबाव आएगा तो उससे क्या होता है कि पुलिस दबाव के नीचे किसी निर्दोष को पकड़ के अंदर दे दे या कोई और कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पर्याप्त समय दिया जाए और जो सच्चाई है उसको सामने ला करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम इसके पक्षधर हैं। मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, बाबा अलकनाथ महाराज को क्या लगता है कि राष्ट्र की हानि है अगर इस तरीके से घटनाएं जो होती नजर आ रही हैं? क्योंकि आज हम 2025 में जीवन यापन कर रहे हैं, पुराना समय नहीं है। आज दौर जो है वो पढ़े लिखे लोगों का है, जैसा कि तमाम जो सरकारें इस वक्त चल रही हैं वो कहती नजर आती हैं। और दूसरा मैं इसी से जुड़ा हुआ कहना चाहूंगा कि दोनों समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम ये कहते हैं कि योगी जी वाला नारा है कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे निश्चित रूप से कहते हैं कि आप अपने आप को तोड़े मरोड़े ना, सब लोग एक मुट्ठी में बंद होकर के राष्ट्रहित में कार्य करें। यदि कोई इस प्रकार की चिंगारी फेंकता भी है तो सूझबूझ से उस चिंगारी को बुझा दिया जाए, उसको आग ना बनाया जाए। और यदि कोई दोषी है तो उसको मुखर करे, उसको आगे करे, सब समाज के लोग आगे उसको बढ़ के दें, चाहे वो किसी समाज के हों, ब्राह्मण समाज के हों, जाटव समाज के हों, यादव समाज के हों। वो कहे कि हाँ इस व्यक्ति से गलती हुई है और अपनी भूल स्वीकार करे और देश को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए, ना कि इस प्रकार के द्वेषात्मक कार्रवाई करते हुए और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए स्वयं को भी खंडित करे और देश को भी खंडित करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपको असल में बता दूं कि यदि आपके मन में विचार चल रहे होंगे तो हमें जरूर साझा करें और बताएं कि आखिर में किस तरीके से क्या राष्ट्र की हानि होती नजर आ रही है। क्या हम 2025 में आज भी अपना समय बिता रहे हैं, या इस तरीके से अगर जिस तरीके से बाबा अलकनाथ महाराज ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ वाला रिपोर्टर। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।